सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली हम सभी लोग सीटेट उर्दू का ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ना, इसमें हम सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि आपको टाइटल देख करके पता चल गया होगा कि सीटेट फरवरी 2026 के लिए एक क्लास है, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर है सीटेट दिसंबर 2024 का, पेपर 2 और लैंग्वेज 1। इसके पहले वाले क्लास में पेपर 1 का मैंने एनालिसिस करा दिया था क्वेश्चन पेपर, और आज की इस क्लास में पेपर 2। लेकिन आज का ये क्लास चाहे आप पेपर 1 के एस्पिरेंट हो या फिर पेपर 2 के, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पता चलेगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। और उर्दू पेडागोजी से अगर पेपर 1 वाले भी पेपर 2 का क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आज की इस क्लास को देख लेते हैं, तो उनको पेपर 1 वाला उर्दू पेडागोजी और भी ज़्यादा हलवा और आसान लगेगा। ठीक है, तो आ जाइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से सलाम और आदाब है एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस टाइम हैपनिंग नाउ मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं। स्कोर है 30 आउट ऑफ 30, यानी कि 30 में 30 लाने का ये तभी आपका स्कोर होगा जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और उसी को एज अ मॉक टेस्ट लगाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा। हर एक टॉपिक को तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो लोग नहीं पढ़े हैं, इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू साथ में मैंने कराया था, हर एक टॉपिक को पढ़ा करके क्वेश्चन कराया था। तो जो लोग इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2, सभी के लिए है, देख सकते हैं। आज की इस क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं उर्दू क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। रेडी, स्टार्ट। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इसमें बदलाव नहीं किया गया, एकदम हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन ला दी हूँ। सेट डी है क्वेश्चन पेपर का, ये सेट डी, और ये पेपर 2 वालों का है। लेकिन आप पेपर 1 के हो या फिर पेपर 2 है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम पूछा जाता है, बट पेपर 2 में जो है ना थोड़ा घुमा करके पूछता है डिफिकल्ट तरीके से, और पेपर 1 में इसी को आसान पूछता है। तो अगर पेपर 2 वाले देखते हैं उनके लिए तो ये क्लास है ही है। पेपर 1 वाले जो है ना, अगर आज के इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं और पेडागोजी से क्वेश्चन करते हैं, तो उनको पेपर 1 का पेडागोजी बहुत आसान लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया। चलिए देखते हैं कैसे कैसे सवाल हैं। और दिसंबर 2024 लिखा हुआ होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर लिखा है, देखिए 2024, दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, और लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिए गए रहते हैं। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4, यानी कि सवाल नंबर 91 से लेकर के 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 1 में यानी कि लैंग्वेज 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है तो। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज 1 में उर्दू चुना है तो आपका क्वेश्चन 91 से लेकर के 120 तक होगा। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज 2 में उर्दू चूज किया होगा तो 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज 2 वालों का होगा। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज 1, इसी वजह से पेपर 2 लैंग्वेज 1 थंबनेल में लिख दिया गया था। चलिए देखते हैं कैसे सवाल है। ये रहा सवाल, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या करना है, उम्मीदवार जो है सवालों के जवाब हिस्से 4, यानी कि जितने भी एस्पिरेंट हैं आप सभी लोग 91 से लेकर 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान ऑप्शन चुना है तो लैंग्वेज 1 में। और देखिए हिदायत, सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हिदायत दी गई है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि यहाँ पर गद्यांश दिया गया है इबारत, इसको पढ़ना है और इससे जुड़े कुछ सवाल पूछे गए हैं और 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको जो भी मुनासिब तरीन मुतबादिल लगे उसका इंतखाब करना है, यानी कि चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। और ये जो इबारत से सवाल है, यानी कि गद्यांश से जो सवाल पूछे जाएंगे 91 से लेकर 99 तक होंगे। तो सबसे पहले गद्यांश को मैं पढ़ देती हूँ। हालांकि सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार नज़रों में दौड़ा लीजिएगा ताकि पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद से जब आप इबारत पढ़ेंगे ना, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चन जो आप पढ़े रहेंगे वो हाईलाइटेड हो जाएगा और इसमें डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये गद्यांश को ही पढ़ देती हूँ। लिखा है कि पहले सफ़र के बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब कभी सफ़र का नाम न लूँगा।
और आराम से बगदाद में ज़िंदगी गुजारूंगा। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए, फिर मैं ज़िंदगी से उकता सा गया। एक दिन शहर से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर जहाज पर सवार हो गया। मेरे साथ दूसरे सौदागर भी थे। हम कई दिन तक समुंदर में सफ़र करते रहे। वहाँ अगर कोई अजीब व गरीब चीज़ मिल जाती तो उसे सस्ते दामों में खरीदते और दूसरे शहर में उसकी भारी कीमत वसूल करते थे। क्या बात है, एकदम चालाक है ये। इस तरह मुझे और मेरे साथियों को इस सफर में बहुत मुनाफा हुआ। ठीक, तो ये इबारत यानी कि गद्यांश था। अब इससे जुड़े सवाल होंगे 91 से लेकर 99 तक। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। और आई होप आप लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग जूम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जूम तो मैं भी कर देती हूँ, रुकिए, इतना ठीक है। यस, तो 91 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि दूसरे शहर में जाकर चीजों की कैसी कीमत वसूल करते थे। तो भारी कीमत वसूल करते थे, देखिए यहाँ पर कहा भी गया है दूसरे शहर में उसकी भारी कीमत वसूल करते थे। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट दिख गया। जैसे तैसे करके माल को बेच देते थे, अच्छे दाम वसूल करते थे, सस्ते दाम और भारी कीमत वसूल करते थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सबसे पहला सवाल एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर का हम लोग जो है टिक कर दिए आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प का चुनाव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन मैंने एक चीज तो कहा ही नहीं, मैं एक चीज कहना भूल ही गई, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करना। तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने रिश्तेदारों और आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं चारों तरफ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, वो हौसला मिले इस तरह से ज़बरदस्त क्लास लेते रहने की। ठीक है, तो एक बार लाइक शेयर वगैरह कर लीजिएगा और जो अपने परिवार में नए नए होंगे अपने परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाम की जमा क्या होगी, यानी कि बहुवचन आपसे पूछ रहा है, ये तो ग्रामर से है। दामियाताती, दामो, दामियातों, दामियाती, ऐसे सब नहीं होगा। दाम का जमा यानी कि प्लूरल बहुवचन होगा दामो। ठीक है, फिर अगला सवाल, एक दिन उसने शहर जाकर क्या खरीदा। अच्छी अच्छी चीजें खरीदी, उसने कीमती जेवरात खरीदे, कीमती बर्तन, नायाब हीरे, नहीं नहीं, अच्छी अच्छी चीजें खरीदी कम दामों में, सस्ते दामों में, और उसे जाकर के भारी कीमत वसूल किए बेच करके। अगला सवाल कि मुसन्निफ और उसके साथियों से उस सफर में क्या मिला। अच्छा तजुर्बा, बहुत मुनाफा, बहुत नुकसान, या फिर तल्ख तजुर्बा। नहीं, बहुत मुनाफा हुआ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। समंदर में सफर करते हुए अजीबोगरीब चीजें मिल जाती तो उसे कैसे दामों पर खरीद लेते। बहुत कम दामों पर खरीद लेते, सस्ते दामों पर खरीद लेते, या फिर महंगे दामों पर, या फिर मुनासिब दामों पर। सस्ते दामों पर खरीद लेते थे और उसकी भारी कीमत वसूल करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर की, सफर में उसके साथ कौन थे, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, उसके दूसरे सौदागर, या फिर अजीज। तो सौदागर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। व्यापारी, दूसरे सौदागर भी थे। मुनाफा का मुत्तजाद यानी कि अपोजिट वर्ड आपको बताना है, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखिए ग्रामर का दूसरा सवाल, और जो बहुत आसान है। मुनाफा का मुजिर दिया है, नुकसान दिया है, फायदा दिया है और मुफीद दिया है। मुनाफा का अपोजिट वर्ड हो जाएगा नुकसान। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ दिन के बाद मुसन्निफ को कैसा लगा। वह एक जगह रहते रहते थक गया, वह बहुत उदास हो गया, वह जिंदगी से उकता गया, उसको आराम से रहना अच्छा नहीं लगा। तो जहां तक बात की गई है तो उकताने की बात कही गई है। देखिए मुझे जहां तक लगता है कुछ महीने इस तरह गुजरे, फिर मैं जिंदगी से उकता सा गया, पहले सफर के बाद में यहाँ पर फिर मैं जिंदगी से उकता सा गया यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन था, 97 हो गया था, 98। वह जिंदगी से उकता सा गया, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑप्शन।
फिर है पहले सफर के बाद मुसन्निफ ने क्या पक्का इरादा कर लिया था। कभी कोई चीज नहीं खरीदूंगा, या फिर कभी सफर नहीं करूंगा, कभी पहाड़ पर नहीं जाऊंगा, कभी जजीरा पर नहीं जाऊंगा। तो कभी सफर पर नहीं जाऊंगा स्टार्टिंग में ही कहा है। यहाँ पर कहा गया है कि पहले सफर के बाद ने मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब कभी सफर का नाम न लूंगा, यानी कि कभी भी सफर पर न जाऊंगा। तो ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन था 99। क्या बात है, कभी सफर पर नहीं जाऊंगा, कभी सफर नहीं करूंगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो 91 से लेकर ये 99 तक हो गया गद्यांश से क्वेश्चन। अब 100 से लेकर, देखिए 100 से लेकर 105 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो पद्यांश, यानी कि कुछ अशआर दिए रहेंगे, शेर, और उसको पढ़ना है और सवालों का जवाब बताना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सही विकल्प का चुनाव करना है। अब इस जो शेरी हिस्से दिए गए हैं, ये यहाँ पर जो अशार दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिए। मैं पढ़ देती हूँ। माँ बाप और उस्ताद सब, माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत, कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, माँ बाप का अजीजों माना ना जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना। अच्छा, माँ बाप का अजीजों के होना चाहिए, माँ बाप के अजीजों माना ना जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना। फिर है डर है पड़े न सदमा जिल्लत का उसको कहना। और फिर यहाँ पर लिखा गया है, दुनिया में की जिन्होंने माँ बाप की तात, दुनिया में पाई इज्जत अक़बा में पाई राहत, माँ बाप की तात है दो जहां की दौलत। ये लंबा चौड़ा कुछ अशार दिए गए थे, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं 100 से लेकर 105 तक किस तरह का सवाल है। सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डर है पड़े न सदमा डॉट डॉट का उसको कहना। तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या रहेगा, दिए हुए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए, जहमत, जिल्लत, किल्लत या फिर राहत। तो डर है पड़े न सदमा, यहीं पर लिखा है डर है पड़े न सदमा, जिल्लत का उसको कहना। तो यहाँ पर क्या होगा, जिल्लत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अच्छा, थर्ड में जिल्लत नहीं दिया है, सेकंड में दिया है जिल्लत। वेरी गुड, इसमें तो किल्लत दे दिया है, जिल्लत होगा। सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। फिर है अगला सवाल, शायर ने माँ बाप और उस्ताद को क्या कहा। तो खुदा की रहमत ही बोले थे। देखा जाए एक बार, खुदा की रहमत, रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत। रोक टोक को नेमत बोल रहे हैं, लेकिन माँ बाप और उस्ताद को खुदा की रहमत बोल रहे हैं। तो वेरी गुड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, खुदा की रहमत। शायर ने माँ बाप और उस्ताद को क्या कहा है, तो खुदा की रहमत कहा है। फिर है नेमत की जमा क्या होगी, नेमताएं, नेमतों, अनम या फिर नियामत, नहीं नेमतों हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये तीसरा सवाल था ग्रामर से। बढ़िया है, 3-4 सवाल ग्रामर से तो पूछता ही है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शायर के नजदीक माँ बाप की इताअत करते हैं उन्हें क्या मिलता है। दुनिया का आराम, जिंदगी में कामयाबी, नहीं दो जहां की दौलत, ये मुझे याद है परफेक्ट, दो जहां की दौलत मिलता है। शायर के नजदीक माँ बाप की नसीहतों में क्या भरा है, तो माँ बाप की नसीहतों में अमृत भरा है, अमृत की बात कही गई थी। ठीक, फिर यहाँ पर शायर के नजदीक माँ बाप का कहना न मानने से क्या होगा, जिंदगी में नाकामी का सामना करना पड़ेगा, या फिर दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा, या फिर दुनिया में लोग भरा सॉरी बुरा भला कहेंगे, या फिर दुनिया में लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा अगर आप माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो यहाँ पर 91 से लेकर 105 तक गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन था, यानी कि लैंग्वेज कंप्रेशन से खत्म। अब 106 से स्टार्ट होगा सवाल, 120 तक जाएगा। ये किससे होगा,
तो ये पेडागोजी से होगा। अब चलिए, जितना भी दिमाग खर्च करना है वो पेडागोजी में ही खर्च करना है। देखिए, 106 नंबर सवाल है कि मवाद के मुस्तनद होने का मतलब है। ए में है वह मवाद जो बच्चे अपने साथ घर से लाते हैं, उस्ताद के जरिए अपने क्लास के लिए तैयार किया गया मवाद, या फिर जिम्मेदार लोगों के जरिए तहरीर किया गया या तैयार किया गया मवाद, या फिर असल जिंदगी से मवाद लेकर तैयार किया या फिर तहरीर किया गया मवाद। तो अगर हम कहेंगे कि मवाद का मुस्तनद होने का मतलब, सही होने का मतलब, किसको, किस मवाद, किन मटेरियल को आप सही कहेंगे, तो असल जिंदगी से मवाद लेकर तैयार किया गया मवाद या फिर तहरीर किया गया मवाद, इसी को कहा जाता है जो रियल जिंदगी पर बेस्ड हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है, बाकी तो नहीं होगा। सटीक और सही मवाद जो मुस्तनद है वो असल जिंदगी से अगर लेकर के तैयार किया गया हो वही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, ये भी बहुत आसान है, इसको पढ़िए। पूछा जा रहा है कि 5वीं जमात का आकिफ यह समझता है कि सुनने में हर आवाज, लफ्ज और फिर जुमलों को सुनना शामिल है ताकि बात या ऑडियो को समझा जा सके। उसके मुताबिक सुनने की आमोजिश के लिए कौन सी हिकमत अमली दुरुस्त है? ये में है ना ऊपर से और ना नीचे से ऊपर का तरीका, ऊपर से नीचे का तरीका, नीचे से ऊपर का तरीका। बिल्कुल नीचे से ऊपर का तरीका ही परफेक्ट माना जाता है। क्या बोला है? 5वीं जमात का आकिफ ये समझता है कि सुनने में हर आवाज, लफ्ज और फिर जुमलों को सुनना शामिल है ताकि बात या ऑडियो को समझा जा सके। इसके मुताबिक सुनने की आमोजिश के लिए कौन सी हिकमत अमली दुरुस्त है? अगर सुनने की आमोजिश ये जो महारत है डेवलप करना चाहते हैं तो कौन सी हिकमत अमली, कौन सी नीति सही है? तो नीचे से ऊपर का तरीका, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर हो गया। फिर है यहाँ पर अगला सवाल कि जबान की आमोजिश में कुल महारत क्या है? सॉरी, देखिए यहाँ पर जबान की आमोजिश में कुल महारत क्या है? ए में है यह समझना कि तमाम इंसानों के पास कई जबानों का निज़ाम होता है। बी में जबान को एक निज़ाम अमल अमल की हैसियत से समझना और इतलाक करना। सी में है जबान के कवायद के एक निज़ाम की हैसियत से समझना और इतलाक करना। और डी में है हर जबान को एक आम साखियाती निज़ाम की हैसियत से समझना। तो अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, क्योंकि जबान की आमोजिश में कुल महारत क्या है? तो जबान को एक निज़ाम अमल की हैसियत से समझना और इतलाक करना। सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यहाँ पर कुछ मतन या बयानात दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मतन या फिर बयानात कह सकते हैं दर्ज किए जा रहे हैं। मालूम कीजिए कि यह मतन जबान की मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रहा है। चलिए देखते हैं। मालूम करना है कि यह मतन जुबान की कौन सी मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रहा है। दिया गया है दस्तूर हिंद के मुताबिक हर इंसान बराबर है। ये तो बात सही है। भारतीय संविधान के मुताबिक हर इंसान बराबर है। इसका मतलब है कि मुल्क का हर शहरी मर्द वज़न, मजहब, अकीदा, इलाका, खत्ता, तालीमी और मुआशी पस मंज़र से कतई नज़र बराबर है। इसका मतलब यह नहीं कि समाज में अदम मसावात नहीं है, हाँ यह मौजूद है, लेकिन जमहूरी हिंदुस्तान में हर एक की बराबरी का उसूल तस्लीम किया जाता है। ये मतन को अगर आप पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि यह मतन जो है ना ज़ुबान की मखसूस किस्म की नुमाइंदगी जो कर रहा है वो है समाजियाती ज़बान। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ा जाए तो 110 नंबर सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर है।
कि छठी जमात का उस्ताद साबका मालूमात और पढ़े हुए मतन के तजुर्बात से मरबूत करने के लिए, ध्यान से सुनिए, छठी क्लास का उस्ताद साबका मालूमात और पढ़े हुए मतन के तजुर्बात से मरबूत करने के लिए, जोड़ने के लिए मशकी सरगर्मी देता है, यानी कि एक्टिविटी कुछ करवाता है। लेकिन मतन पढ़ाने से पहले आमोजगारों को वह तस्वीरें देखने के लिए कहता है जो मतन के हवाले से बनी हुई है। वह अपने आमोजगारों से क्या चाहता है, यानी कि जो चैप्टर पढ़ाना चाहता है उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले जो जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को तस्वीरें देखने के लिए कहता है। तो जो चैप्टर पढ़ाना चाहता है पढ़ाने से पहले तस्वीरें देखने के लिए कहता है, जो मतन के यानी कि चैप्टर के हवाले से बनी हुई है तस्वीरें। तो वह अपने स्टूडेंट से क्या चाहता है? ऑप्शन ए में है तस्वीरों को समझाना, बी में है तस्वीरों के जरिए कहानी को विजुअलाइज करना, और थर्ड में है तस्वीरों की तहसीन, और डी में दिया है फोर्थ में पढ़ने वाले मतन के बारे में पेश गोई। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट। एंड वो चाहता है, उस्ताद चाहता है कि जितने भी छात्र हैं, तलबा हैं, वो पढ़ने वाले मतन के बारे में पेश गोई करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि आमोजगारों की आमोजिश का मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना जाता है। मुस्तकिल रिकॉर्ड की बात की जा रही है। आमोजगार जो है, सीखने वाला छात्र, अधिगम कितना है यानी कि कितना सीखा है, इसका मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना जाता है। ऑप्शन ए में तशखीसी जांच के जरिए, बी में है पोर्टफोलियो के जरिए, सी में मुसलसल और जामे अंदाज़ा कद्र के जरिए, और डी में है महारत का अंदाज़ा कद्र के जरिए। तो ये बहुत आसान है, पोर्टफोलियो के जरिए मुस्तकिल रिकॉर्ड जान सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये तो बहुत आसान सवाल था। पोर्टफोलियो वगैरह क्या है, थ्योरी क्लास में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो जो लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं, इसी वजह से मैं कहती हूँ आप लोग थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 112 नंबर सवाल कि दर्ज झैल में से कौन वसूल महारतों में से है? अच्छा, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, वैसी महारत जिसके जरिए हम दूसरे के ख्यालात जज्बात को समझते हैं, गेन करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है सुनना और पढ़ना, बी में है सुनना लिखना, पढ़ना और बोलना, और बोलना और लिखना। तो डी से स्टार्ट करते हैं, बोलना और लिखना। बोलना और लिखना दोनों के जरिए तो हम क्या करेंगे, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो डी तो नहीं होगा। पढ़ना और बोलना, चलिए, पढ़ने के जरिए दूसरे के ख्यालात को तो समझ सकते हैं, लेकिन बोलने के जरिए हम अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है, वसूल महारतों में से कौन है, यानी कि हम अपने ख्यालात को दूसरों तक नहीं, दूसरों के ख्यालात को समझ पाते हैं, वो कौन सी महारत है? तो सुनना और लिखना, सुनने के जरिए तो दूसरों के ख्यालात को समझ पाएंगे, लेकिन लिखने के जरिए अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो सेकंड भी नहीं होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। क्यों? क्योंकि सुनना और पढ़ना ये दो ऐसी महारतें हैं जिसके जरिए हम दूसरों के ख्यालात को समझते हैं, सुन करके नहीं तो पढ़ करके दूसरे के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात को समझेंगे। तो यही बोला जा रहा है उसूली महारतों में से कौन है, तो सुनना और पढ़ना। ठीक है, बहुत से हिंदुस्तानी जो बाहर मुल्कों में नौकरी के लिए जाते हैं वह वहाँ की ज़बान सीख जाते हैं। बात बिल्कुल सही है। तो इस तरगीब को क्या कहेंगे? ए में है यह ना तो इंजमामी है और ना ही हिदायती, बी में है इंजमामी और हिदायती तरगीब, सी में है इंजमामी तरगीब, और डी में है हिदायती। बिल्कुल हिदायती होगा, क्योंकि जितने भी हिंदुस्तानी, बहुत से हिंदुस्तानी जो बाहर मुल्कों में नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ की ज़बान सीख जाते हैं, तो इस तरगीब को हिदायती तरगीब कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन क्लासिकी ज़बान नहीं है? देख लीजिए, ये तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ए में है हिंदी, बी में तामिल, और संस्कृत और तेलुगु। ये सब क्या है, ये सब क्लासिकी ज़बान है, यानी कि ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, और इस हालांकि इसको दर्ज भी किया गया है भारतीय संविधान में, और हिंदी के अलावा और भी जितनी भी 22 ज़बानें यानी कि भाषाएं हैं उसको भी दर्ज किया गया है दस्तूर हिंद में। तो यहाँ पर सवाल पूछा था कि दर्ज झैल में से कौन क्लासिकी ज़बान नहीं है, तो बाकी ये तो तीन है, लेकिन हिंदी नहीं। ऑप्शन नंबर ए
फर्स्ट ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झैल में से कौन कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़बानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है? अच्छा, बोल रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी एनसीएफ नहीं, एनसीएफ नहीं, नेप 2020 की बात कर रहा है। एनईपी नेप 2020 की बात कर रहा है कि दर्ज झैल में से निम्नलिखित में से कौन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़बानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है, यानी विदेशी भाषाओं को पढ़ने के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है फ्रांसीसी की एक ज़बान के तौर पर, फ्रांसीसी की एक ज़बान के तौर पर सिफारिश की गई है जिसे इजाफी ज़बान के तौर पर पढ़ा जाए। हाँ ठीक है, ये तो दुरुस्त ज़बान है, इजाफी ज़बान के तौर पर ही पढ़ेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कौन सही नहीं है। सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल के तौर पर गैर मुल्की ज़बानों को पढ़ना, ये भी सही है। इजाफी ज़बान के तौर पर ही विदेशी भाषाओं को पढ़ेंगे, ठीक है, अपनी चाह हो तो। फिर थर्ड की बात कर रहा है कि से लिसानी फार्मूला के तहत एक ज़बान के तौर पर गैर मुल्की ज़बानों को पढ़ना, यही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर डी तो कट हो ही जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि से लिसानी फार्मूला के तहत, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र के तहत इनमें 3 भाषाएं आती हैं और इसमें ये नहीं कहा गया है कि एक ज़बान के तौर पर गैर मुल्की ज़बान को पढ़ना ज़रूरी है, ये नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ये जो ज़बान है, ये जो कथन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दर्ज झैल में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात करता है? कौन ज़बान जानने के बारे में बात करता है? ए में है हिकमत अमली में महारत। दर्ज झैल में से कौन सा, दर्ज झैल में से कौन यानी कि निम्नलिखित में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है? हिकमत अमली में महारत नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। तौज़ीही मालूमात, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। तौज़ीह वाज़े से ही बना है, यानी कि पूरा खोल करके आप विस्तार से पढ़िए। ज़बान जानने के बारे में तौज़ीही मालूमात जो है ये बात करता है। उसूली और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर सवाल है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? छठी जमात का उस्ताद यानी कि 6 क्लास का कोई एक शिक्षक है, टीचर है, बोलने की सरगर्मी के लिए मंदरज झैल काम को फरोग देता है, यानी कि बोलने की गतिविधि के लिए कुछ काम को बढ़ावा देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए काम दे दिया गया है, रेगिस्तान और उसका मौजूदा मौसम, इसके बारे में 5 जुमले बोलना, यानी कि बच्चों से कहता है बोलने के लिए रेगिस्तान और उसका मौजूदा मौसम। तो क्या यह अच्छा काम है या अच्छा काम नहीं है? अपने सही जवाब और वजह का इंतखाब कीजिए। जो शिक्षक बच्चों को इस तरीके से पढ़ा रहा है, ये रेगिस्तान और उसका मौजूदा मौसम और उसके बारे में 5 जुमले बच्चों को बोलने के लिए कह रहा है, क्या ये अच्छा काम है, ये वो सही कर रहा है या फिर वो गलत तरीके से पढ़ा रहा है, यानी कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये बताना है आपको। लीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया यह अच्छा काम नहीं है क्योंकि उसका कोई सयाक नहीं है और तलबा रेगिस्तान और उसके हालात के बारे में बोलने के लिए मवाद से खाली है। बात तो सही है, तो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, हालांकि ये ऑप्शन परफेक्ट लग रहा है। बी को देखते हैं। यह अच्छा काम है क्योंकि मुमकिन है कि तलबा ने अपनी ज्योग्राफिया की क्लास में इसके बारे में पढ़ा हो और उसके बारे में बोलने के लिए उनके पास मवाद हो। बहुत बढ़िया ऑप्शन लेकर के आता है ये लोग, ठीक है। तो चलिए बी तो नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन। यह अच्छा काम है क्योंकि यह तलबा को रेगिस्तान के बारे में बात करने का मौका फराहम करता है। और फोर्थ में दिया है यह अच्छा काम नहीं है क्योंकि मुमकिन है कि बाज़ तलबा इसके बारे में न जानते हो। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है, क्योंकि यह अच्छा काम नहीं है क्योंकि उसका कोई सयाक नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है
मान लीजिए पहली बार वो रेगिस्तान नाम सुन रहा है, तो उसको क्या पता व्हाट इज रेगिस्तान, रेगिस्तान है क्या, और वहाँ के मौसम के बारे में भी बोलना है, तो कुछ पता नहीं है। यानी कि र- तलबा जो है रेगिस्तान और उसके हालात के बारे में बोलने के लिए मवाद से खाली है, तो उसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, सी और डी भी नहीं होगा। 118 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दर्ज झैल में से कौन सा बयान जबान की एक बोली के बारे में सही है। जबान की एक बोली के बारे में सही है, बताइए कौन सा बयान। ए में है बाज औकात मुख्तलिफ समाजी ग्रुप एक ही जबान के मुख्तलिफ बोलियों को बोल सकते हैं, और बी में है जबान की बोली एक खत्ते से दूसरे खत्ते में बदलती रहती है। बात सही है। अगर यहाँ पर मैं जहाँ पर रहती हूँ यहाँ पर कुछ जबानें कुछ बोलियाँ बोलने वाले अलग तरीके से बोलेंगे, यहाँ से अगर 200 किलोमीटर दूर जाओ या फिर यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर जाओ तो थोड़ी सी बोली में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, और उससे दूर जाओ तो और बदलाव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट। 119 नंबर सवाल। अब बहुत जल्द ये जो है ना क्वेश्चन खत्म होने वाला है। देखिए क्या कह रहा है, दर्ज झैल में से कौन सा काम मरबूत आमोजशी महारतों को फरोग देता है। मरबूत आमोजशी महारतों को फरोग देता है। ठीक है, आर्टिकल लिखना, रोल प्ले, मफूज़े काम या फिर प्रोजेक्ट का काम। बिल्कुल प्रोजेक्ट का काम हो। क्यों बोल रहा है कि मरबूत आमोजशी महारतों यानी कि सभी तरीके से कौशल का विकास होना चाहिए। अगर बात करें LSRW, लिखना बोलना पढ़ना सब कुछ, सुनना, चारों स्किल्स में डेवलपमेंट होने विकास होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट का काम परफेक्ट है। मरबूत आमोजशी महारतों को फरोग देता है प्रोजेक्ट का काम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। 120 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि तबाक में कवायद की तदरीस की हिकमत अमली को क्या कहते हैं। देखते हैं। तबाक में जबान के सिक्कों को मुतारिफ कराना और आमोजगारों को उस पर गौर करने के लिए आमादा करना। ठीक, जो चैप्टर दिए गए हैं सबाक में जबान की सिक्कों, यानी कि भाषा में भाषा के जो कुछ पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं या फिर कुछ टॉपिक हैं, टॉपिक ही बोलिए, भाषा जबान के कुछ टॉपिक है या फिर जो रुकावटें आती हैं उसके बारे में बताना, उसे मुतारिफ कराना, यानी कि आप कह सकते हैं उससे परिचय कराना और उस पर गौर करने के लिए आमादा करना, असल ज़िंदगी के सबाक में उसके इस्तेमाल के काबिल बनाना। बात सही है। असल ज़िंदगी में जो कुछ भी वो सीख रहा है उसका इस्तेमाल करे और उसके बाजियाफत के ज़रिए आमोजगारों की तवज्जो उस हैयत के जानिब मबजूल कराना। तो बिल्कुल इसके ज़रिए कौन से ये इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे, यानी कि इस तरीके से शिक्षक जो है ना, शिक्षण पढ़ा रहे बच्चों को, तो इसे क्या कहेंगे। इस तरह के हिकमत अमली को कहा जाता है शऊर की आगाही। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पहले ही आगाह कर दे रहा है। ठीक है, टॉपिक के बारे में समझा रहा है और उसे असल जिंदगी से जोड़ने के लिए भी कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली फर्स्ट ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। और फाइनली यहाँ पर हम सभी लोग पेपर 2 के लैंग्वेज 1 टोटल 30 में 30 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है। अभी सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 30 में आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएंगे। फाइनली टुडेज क्लास इज ओवर। आज का ये क्लास तो सफल रहा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि 30 में आप कितना सही कर पाए हैं। ये लैंग्वेज 1 और पेपर 2 का था। अब इसके आने वाले क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे और उसे MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट के तौर पर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अगले क्लास में पेपर 1 का करेंगे, फिर उसके अगले क्लास में पेपर 2। तो इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
चलते ही रहेगा। अब मैं सोच रही हूँ लैंग्वेज 2 का कराने के लिए, लैंग्वेज 2 का भी कर लेंगे। क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो 121 से स्टार्ट होगा और 150 तक जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में अगर आपने उर्दू चूज किया है, लैंग्वेज 2 में क्वेश्चन तो सेम ही पूछेगा। जो लैंग्वेज 1 में पूछा जाता है जिस जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक से लैंग्वेज 2 में भी पूछेगा। टॉपिक में कोई बदलाव नहीं होता है। तो आज का ये क्लास कैसा रहा? अच्छा रहा तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर वगैरह कर देना है, और चैनल पर जो लोग नए नए आए होंगे अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे अच्छा लगा तो भी और नहीं अच्छा लगा तो भी, ठीक है। चीज़ें समझ में आई तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और नहीं समझ में आई, कहाँ डाउट हुआ, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आज की इस क्लास का PDF आपको बिल्कुल मिलेगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम से। जो लोग नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़ जाएंगे। चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ, मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए अपने जीवन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।